सो लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड उसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई थिंक लास्ट लेक्चर में जो है हमने इंट्रोड्यूस किया था काइनेमेटिकल इक्वेशंस को। काइनेमेटिकल इक्वेशंस और ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है उसमें हमने देखा था फर्स्ट वन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, थर्ड वन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ यू टी स्क्वायर। उसके बाद में यंत डिस्प्लेसमेंट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज गिवन बाय u प्लस a बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। एंड इन एडिशन टू दिस हमने और देखा था कि अगर हमें s चाहिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो हम क्या करते हैं बस u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी करते हैं। ठीक है, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस हो गए। आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे हम इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर एक टर्म की मीनिंग, u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी, s मतलब रहेगा डिस्प्लेसमेंट, a मतलब रहेगा एक्सेलरेशन एंड t तो एज यूजुअल क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। व्हाइल अप्लाइंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, acceleration of the body must remains constant। बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होके नहीं चलेगा, कंपलसरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए, तभी ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं ये क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, तो अभी काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिलते हैं। उसके लिए अगर हमें बोला जाता है कि बॉडी रेस्ट में है तो उसका मतलब हमें u को 0 लेना है। ठीक है, अब ये बोलेंगे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट में, तो अगर बोलेंगे बॉडी कम टू रेस्ट तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, मतलब हमें v इक्वल टू 0 कंसिडर करना है। ठीक है, अगर बोलेंगे कि बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका मतलब होगा बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 0 रहेगा एंड उसके बाद में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम ये करना पड़ेगा। अगर बोला जाता है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u को 0 पुट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलता है s इक्वल्स टू हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर, जिसमें a का मतलब रहेगा एक्सेलरेशन जो अभी इस केस में कांस्टेंट है। ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियली बॉडी वाज मूविंग विथ u then accelerated uniformly with a, then उस केस में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये ऊपर में से कोई अगर स्टेटमेंट आ रहा है तो ये बहुत काम का स्टेटमेंट होता है जिसको आप नोट डाउन करके रखेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट,
if body starts from rest and moves with constant acceleration, then ratio of distances in equal उसको क्या बोलेंगे हम, सक्सेसिव टाइम इंटरवल is S1 is to S2 is to S3, ये रहेगा 1:3:5:7। मतलब कि अगर हमें वहां पे सेकंड दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उस सेकंड में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने हैं तो उस केस में हमें डायरेक्ट ऑड नंबर्स का जो है वो रेशो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, ये बनेगा 1:3:5। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट IMP पॉइंट है, फिर से वही है, बॉडी starts from rest and moves with constant acceleration. Starts from rest and moves with constant acceleration. Then ratio of displacement in 1, 2, 3, 4 सेकंड। देखो इसमें क्या था, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, लेकिन यहाँ पे 1 का मतलब 0 से लेके 1 तक, बाद में 2 का मतलब 0 से लेके 2 तक, बाद में 3 का मतलब 0 से लेके 3 तक। ऐसे अगर टाइम इंटरवल देंगे तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो रहेगा वो बनेगा 1² is to 2² is to 3²। मतलब ऊपर के जो ऑड नंबर के रेशियो थे उनको ये रिप्लेस करके स्क्वायर के रेशियो होंगे फॉर ईच नंबर। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, डिफरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 1 2 3, इनमें जो डिफरेंस मैंने स्टार्ट में बोला था वही है। ठीक है, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, if body moves with initial velocity u stopped by applying force or brake, after covering a distance s, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी क्या कर रही है, रुक रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट केस में इफ सेम बॉडी इनिशियली मूविंग विथ n इंटू यू है, मतलब पहले जो वेलोसिटी थी अब उसके n टाइम से फिर वो डबल हो सकती है, हाफ हो सकती है, 2 टाइम्स हो सकती है। ठीक है, एंड उस केस में सेम ब्रेकिंग फोर्स अगर हमने अप्लाई किया, सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड, तो उस केस में बॉडी विल स्टॉप by covering a distance of n² into s। जो न्यू डिस्टेंस होगा s वो कितना बनेगा,
इनिशियल डिस्टेंस के n स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये बनेगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ s। तो ये रिलेशन होता है रिलेटेड टू स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। एंड इसको फाइंड करने के लिए जो है हम s इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2a इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। yes for stopping distance, u for initial velocity, a is the acceleration of the body, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम गिवन कार का जो भी डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेम कंडीशन में अगर आपको बोला गया है कि सपोज एक कार है मूविंग इनिशियली विथ यू इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं स्टॉप्ड एट डिस्टेंस एस इतने डिस्टेंस पे उसको स्टॉप कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। एंड उस केस में जो रिटार्डेशन था सपोज वो ए है, ए इतना रिटार्डेशन हमने वहां पे अप्लाई किया था, ठीक है। अगर सेम कार अभी मूव कर रही है, इफ सेम बॉडी मूव्स विथ n into a, then to stop car at same distance अगर कार को हमें फिर से सेम डिस्टेंस पे अगर रोकना है तो वहां पे जो नेक्स्ट रिटार्डेशन लगेगा वो बनेगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रिटार्डेशन, ठीक है। यानी कि a2 का स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा n स्क्वायर टाइम्स ऑफ a मतलब जो पहली केस में इनिशियल केस में बॉडी का रिटार्डेशन हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया। नेक्स्ट, if a body crosses 2 points with velocity u and v, then velocity of midpoint will be equal to root of u square plus v square upon 2। यानी इस टाइप के जो एग्जांपल है बेसिकली ट्रेन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आपको बोला जाता है कि कोई एक पोल है उसको ट्रेन का फ्रंट इंजन क्रॉस कर रहा है विथ वेलोसिटी u, जो रियर इंजन है वो क्रॉस कर रहा है विथ वेलोसिटी v। तो उस केस में जो ट्रेन का मिड पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उस केस में हम ये रिलेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट पॉइंट, if a car starts from rest and accelerates with alpha for some time, then retards with beta to come to rest। रेस्ट में आने के लिए बीटा से रिटार्ड होती है एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज t। ट्रैवलिंग का टोटल टाइम अगर t था तो उस केस में बॉडी ने जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की थी वो बनेगी अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। सेम रिलेशन है उसमें अगर हमें पूछा जाता है कि इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s, मतलब ऊपर का इक्वेशन है टाइम की जगह पे हमें अगर डिस्टेंस दिया है देन मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी, तो उस केस में
जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वो बनेगी v max इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू एस। मतलब टाइम के फॉर्म में डेटा दिया है या फिर डिस्टेंस के फॉर्म में डेटा दिया है, इसके अकॉर्डिंग जो है कंडीशन चेंज होती है। ठीक है, एंड अगेन सेम ऊपर की कंडीशन है एंड हमें बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कितना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए रिलेशन s इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन अप्लाई करके हम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी रिक्वायर्ड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक कंसेप्ट आती है जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शन टाइम वाले। अब ये रिएक्शन टाइम की कंसेप्ट क्या होती है कि सपोज कोई भी एक रोड पे गाड़ी चल रही है और ड्राइवर ने देखा कि रोड पे कोई तो स्पीड ब्रेकर आ गया, खड्डा आ गया या फिर कोई तो ऑब्स्टेकल है जिसके लिए उसको गाड़ी को अभी रोकना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, ये देखने के बाद एक्चुअल जो ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं इस प्रोसेस को कुछ ना कुछ टाइम लगता है। एंड इस टाइम इंटरवल में होता क्या है, जो कार थी, जो गाड़ी थी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर रिएक्शन टाइम t गिवन है तो सबसे पहले S1 कैलकुलेट करना पड़ता है विथ ut क्योंकि उसने देखा तो है लेकिन अभी तक ब्रेक को अप्लाई नहीं किया, इसलिए वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा एंड S1 इतना डिस्प्लेसमेंट कर देगा। उसके बाद में जब उसने ब्रेक्स को अप्लाई किया तो उसका S2 कैलकुलेट करने के लिए हमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as, अगर डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये रिलेशन अप्लाई करके वहां पे हमें S2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि बिफोर स्टॉपिंग कार विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ S1 प्लस S2, ये वाली कंडीशन क्या होती है वहां पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये होती है कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसमें बस आपको याद रखना है कि अगर वहां पे रिएक्शन टाइम गिवन है क्वेश्चन में, तो उस रिएक्शन टाइम में अगर बॉडी पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ट्रेवल करेगी जब तक रिएक्शन टाइम कंप्लीट नहीं होता है तब तक। एंड एक बार जैसे रिएक्शन टाइम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, बॉडी का रिटार्डेशन होगा एंड जनरल जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो अप्लाई करके हम दूसरा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको बोला है कि ओवरटेकिंग के प्रॉब्लम है, उसमें अ मैन स्टैंडिंग डी डिस्टेंस बिहाइंड अ बस एंड उसको क्या करना है, बस को पकड़ना है। ठीक है, विच स्टार्ट्स बस विच स्टार्ट्स टू मूव विथ एक्सेलरेशन अल्फा। देखो डी इतने डिस्टेंस पीछे था, आगे जो बस है वो स्टार्ट हो गई एंड अल्फा इतने एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है। ठीक है, तो उस केस में बस स्टार्ट होने के बाद जब मूव करेगी देन मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कैच द बस, अगर बस को कैच करना है तो उसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी से भागना पड़ेगा, तो वो वेलोसिटी होती है रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू डी। अल्फा मतलब बस का एक्सेलरेशन, डी मतलब वो कितने डिस्टेंस बिहाइंड था बस के। ठीक है, तो बाकी ओवरटेकिंग के एंड कोलिजन के प्रॉब्लम में तो आपको मालूम है कि इफ टू बॉडीज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है एंड ओवरटेक्स ईच अदर, एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, S1 इक्वल टू S2 करते हैं, मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट को इक्वल करेंगे। उसके लिए पहली वाली कंडीशन, अगर S1 इक्वल्स टू UT होगा, अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। अगर वहां पे S इक्वल्स टू हाफ ऑफ AT² होगा, अगर बोलेंगे कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A है तो, एंड अगर स्टार्ट में भी मोशन में थी, बाद में एक्सेलरेशन है, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT², इनमें से कोई भी एक इक्वेशन अप्लाई करके हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो ये ऊपर की कंडीशन जैसा हम वहां पे डिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये ओवरटेकिंग एंड कोलिजन से रिलेटेड, कि कभी कभी हमें बोला जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस कब होगा एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन with different velocities and accelerations. Distance between them will be अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम की केस हमें देखनी है। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी, उसमें अगर बोला गया है कि ऑब्जेक्ट विच इज अहेड हैज मोर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, देन डिस्टेंस क्या होगा, कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजेस, आगे वाला जो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीछे वाला, तो क्या होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ऊपर के स्टेटमेंट का अब यहाँ पे कॉन्वर्स आएगा, इसका मतलब अगर वहां पे पीछे की बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो दोनों के बिटवीन का सेपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन जो है उसको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है या फिर डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है देखो, जो ऑब्जेक्ट है अहेड हैज मोर वेलोसिटी, ये वाली अगर केस है, एंड लेस एक्सेलरेशन देन द बिहाइंड ऑब्जेक्ट, जो पीछे का ऑब्जेक्ट है उससे वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन एक्सेलरेशन कम है, तो इस केस में क्या होगा, सेपरेशन जो है कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल अ मैक्सिमम वैल्यू, देन उसके बाद में क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी, अगेन जो पीछे की बॉडी थी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंड अगेन ये डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह की तीन कंडीशन ऑकर होती है, एंड हमें क्वेश्चन में कंसेप्ट अप्लाई करनी है कि जब भी हमें कंडीशन दी जाएगी कि सेपरेशन इज मैक्सिमम और सेपरेशन इज मिनिमम, तो ये फाइंड करने के लिए हमें याद रखना है कि देन बोथ बॉडी और बॉडीज विल हैव इक्वल वेलोसिटीज। ये कंडीशन कब रहेगी मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस की, जब दोनों बॉडी की वेलोसिटी इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, तो वहां पे हमें दोनों की वेलोसिटी इक्वल बनानी है, एंड उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन देखना है, ठीक है। तो इसके बाद में सेम टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट आती है रिलेटेड टू ग्राफ। तो ग्राफ से रिलेटेड आपको डेटा मालूम है कि सपोज इस तरह के दो एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी एक लाइन हमें गिवन है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा इतना एंगल बना रही है। तो अगर हम यहाँ पे y वर्सेस x कर्व अगर देख रहे हैं तो ये लाइन जो है उसका जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन जनरल होता है। एंड यहाँ पे m मतलब बनेगा tan थीटा, जिसको हम कंसीडर करते हैं स्लोप। ठीक है, tan थीटा मतलब क्या होगा, स्लोप होगा। एंड tan थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें dy बाय dx इस तरह का रिलेशन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ्स है आपको बस बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशन में बोलता हूँ उतनी याद रखनी है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाता है, अगर इस ग्राफ का हम स्लोप लेंगे तो ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाता है एंड हम डिस्प्लेसमेंट टाइम डबल हो गया, अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाता है एंड अगेन अगर हम उसका स्लोप लेते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। मतलब देखो ग्राफ में जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी और उसके ऊपर से हमें कुछ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो हमें बस याद रखना है कि अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है, वेलोसिटी निकालनी है, स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अगर ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है, स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। एंड इसका ही कॉन्वर्स अगेंस्ट अगर देखेंगे तो अगर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ये वाला ग्राफ गिवन है, अभी हम उसका स्लोप नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर द कर्व। जो भी स्लोप था उसका अगर हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हमें प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी। उसके बाद में अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है एंड अगेन फॉर सेम ग्राफ हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, उसमें ये डेटा बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि हमें ग्राफ कौन सा दिया है, फिर एरिया निकालना है या फिर स्लोप निकालना है, ये डिपेंड करता है अननोन क्वांटिटी के ऊपर। मतलब ये केस सिमिलर है जैसे हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन मिलता है। अब ये डिफरेंशिएशन की कंडीशन मतलब ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। अगेन वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन देगा एंड डिफरेंशिएशन का पार्ट जो है वो स्लोप का पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी भी ग्राफ के ऊपर से कोई अननोन क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ग्राफ का नेचर जो है, किस टाइप के ग्राफ होते हैं, क्या होते हैं, वो तो एकदम सिंपल बात है। जैसे कि बॉडी एट रेस्ट रहेगी, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो एक्स वर्सेस टी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो इस तरह से रहेगा। अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बोला है तो यहाँ पे कोई ग्राफ ही नहीं मिलेगा। अगेन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, वो ग्राफ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बोला जाता है कि बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी कवर करेगी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यानी कि यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पास होगी ओरिजिन से। अगर सेम ग्राफ हम v वर्सेस t यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये यूनिफॉर्म लाइन मिलेगी, मतलब इतनी वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट है। अगर सेम ग्राफ हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के लिए ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ ही नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अगर वहां पे बोला जाएगा कि मूव्स विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब
जो डिस्प्लेसमेंट है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता जाएगा एंड हमें पैराबोला ओपन अपवर्ड इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। अगर वही वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो वो टाइम के साथ में बढ़ रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पासिंग थ्रू रीजन। एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम अगर बोला है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो पैरेलल रहेगी टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट का ग्राफ का नेचर होता है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, इसके ऊपर से जो भी अननोन क्वांटिटी है हम वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के ग्राफ के बाद में अगर आपको सेम कंडीशन बोला है कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ जो ग्राफ हमने ऊपर देखे थे उनका स्लोप बदल जाएगा, पॉजिटिव स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट नेचर के ग्राफ्स होते हैं, आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से प्लॉट करने के लिए हेल्प करेगा। एंड इंफॉर्मेशन अगर ग्राफ के ऊपर से निकाल के कुछ कैलकुलेशन करने तो ऊपर की कंडीशन बोली वो हेल्प करेंगे। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं होते, मतलब इम्पॉसिबल ग्राफ कौन से है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये x वर्सेस t में आपको इस तरह का ग्राफ दिया है जिसमें जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, इसका मतलब एक टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी हो गया, ऐसे प्रैक्टिकली कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ हो गया। उसी तरह से अगर ये x वर्सेस t में कुछ ग्राफ का नेचर इस तरह से है कि किसी भी टाइम इंटरवल में बॉडी की साइमल्टेनियसली दो पोजीशन प्रेजेंट है, ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली। उसी तरह से अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम में अगर बोला है कि अभी जो स्लोप है वो इन्फिनिटी है, मतलब वेलोसिटी जीरो थी एक टाइम इंटरवल पे एंड उसी टाइम इंटरवल पे सडनली क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में अगर हमें ग्राफ गिवन है x वर्सेस t, बट x का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर ग्राफ का नेचर नेगेटिव स्लोप के साथ शो किया है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब कम नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, एक तो कांस्टेंट रहेगा नहीं तो बढ़ता जाएगा। एंड अगेन हमें अगर वेलोसिटी की जगह पे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है तो वो भी इस तरह का नहीं रहेगा क्योंकि स्पीड जो है वो भी कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट केसेस होती है पॉसिबल इम्पॉसिबल ग्राफ की। एंड ग्राफ रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का पार्ट होगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में सेम टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमने, मतलब अब तक हमने जो भी पार्ट डिस्कस किया था उसमें एक्सेलरेशन यानी ए, ये हम इम्पार्ट कर रहे थे, हम यानी कोई मशीन था या फिर कोई हमने बनाया हुआ एप्लीकेशन था फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अभी सेम मोशन परफॉर्म होगी वर्टिकल प्लेन में। हर बार जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब बॉडी को एक्सेलरेट करने में अब ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, यानी कि ए जो है वो जी से रिप्लेस होगा। उसमें भी कंडीशन, अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो उस केस में जी रहेगा माइनस, अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो ये रहेगा प्लस। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था इसलिए हम उसको एस बोलते थे, अभी ग्राउंड से लेके ऊपर तक की हाइट होगी इसलिए एस बनेगा एच। तो ये दो पार्ट जो है यहाँ पे चेंज हो गए, बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या होगा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगे, और काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बनेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो रिप्लेसमेंट करके ये बनेगा v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। उसके बाद में होता है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ये बनेगा वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस माइनस टू एस मतलब एच इंटू ए मतलब जी, तो ये बनेगा टू एच जी। उसके बाद में s इक्वल्स टू यू टी प्लस
हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है, तो ये बनेगा h इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह के काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है हम मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर इसको हम फ्री फॉल ऐसे भी बोलते हैं, मतलब बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल होगी, मतलब ओनली अंडर द ग्रेविटी बॉडी जो है वो ट्रैवल करेगी, और ट्रैवल करते टाइम जो है बॉडी की वेलोसिटी अगर ग्राउंड से हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो कम होती जाएगी, एंड अगर ऊपर से बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अनलेस गिवन, जब तक दिया नहीं जाता है तब तक एयर रेजिस्टेंस जो होता है हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा। एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बॉडी को जो है ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सर्टेन हाइट। अगर बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया है, इसका मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ड्रॉप कर रहे हैं मतलब वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखना है। तो फिर से यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देखा था वही कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड बोलेंगे तो इसका रेशो S1:S2:S3 इज इक्वल्स टू 1:3:5 रहेगा। उसके बाद में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बोला है इन 1, 2, 3 ऐसे सेकंड में, तो ये S1:S2:S3 इक्वल टू 1^2:2^3 इस तरह का ये रेशो रहेगा। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एप्लीकेबल था एज इट इज सारी सिचुएशन जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद में अगर हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं मतलब सिर्फ u जीरो होगा, बाकी काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है जैसे एप्लीकेबल होते हैं वैसे ही अप्लाई रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तब उसकी वेलोसिटी बनेगी √2gh। ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के लिए बॉडी को जो भी टाइम इंटरवल लगा था वो टाइम इंटरवल बनेगा √2h/g। ठीक है, v मतलब क्या है, वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, एंड बॉडी को ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगा ये बनेगा √2h/g। ठीक है, एंड उसके बाद में वेलोसिटी एट ग्राउंड कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें टाइम इंटरवल दिया है तो हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके v इक्वल टू जी टी ये पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये सारी कंडीशंस कब एप्लीकेबल है, जब हम बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं मतलब थ्रो नहीं कर रहे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, जीरो है तो। ठीक है, तो उसी केस के बाद में अगर हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे, अब अपवर्ड थ्रो करेंगे मतलब उसको ग्राउंड से थ्रो करना पड़ेगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखेंगे तो बॉडी ऊपर जाएगी नहीं, तो हमें यहाँ पे u इज नॉट इक्वल टू जीरो मेंटेन रख के बॉडी को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये वाली केस अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमें मालूम है कि जब भी हम ग्राउंड से मतलब ओ इस पॉइंट से बॉडी को थ्रो करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, ए इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी बनेगी। ठीक है, ग्राउंड से लेके एच तक, लेकिन इस हाइट पे जाने के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, यानी यहाँ पे यू इतनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया था, यहाँ पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो बन गई, एंड अगेन फिर बॉडी को ग्राउंड पे वापस आना पड़ेगा, एंड ये बॉडी जो है फिर से क्या करेगी, अपनी मोशन की डायरेक्शन रिवर्स करके इस तरह से ग्राउंड के ऊपर आके इंसिडेंट होगी। तो कोई भी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी हम थ्रो करते हैं तो उसके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। अब उसमें अगर हमें बोला गया है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट एनी हाइट एच, मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट में बोलेंगे तो वो वेलोसिटी जीरो ही बनती है। मैक्सिमम हाइट छोड़ के कोई भी हाइट अगर बोलेंगे तो हम सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करके इसको लिख देंगे u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है।
उसके बाद में हमें अगर बोला जाता है कि बॉडी जो है वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, तो अगेन हम काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, एंड उसके ऊपर से हमें h के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी है वो डिपेंड कर रही है u के ऊपर, मतलब कितनी वेलोसिटी से हमने बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था। उसके बाद में अगर हमें कैलकुलेट करना है कि बॉडी को मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम लगा था, यानी कि TA, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। तो ये टाइम ऑफ एसेंट होगा जिसमें v जीरो बनेगा, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, उसमें t बनेगा u अपॉन g, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया था अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद में अगर बॉडी को ग्राउंड में से हमने थ्रो किया था एंड बॉडी फिर से ग्राउंड के ऊपर आके इंसिडेंट हो रही है, तो टोटल टाइम इंटरवल जो बॉडी ने ग्राउंड तक आने के लिए लगाया था उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसके लिए बॉडी को ऊपर जाने के लिए टाइम लगा TA, नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा जब तक एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि ये टाइम डबल हो जाएगा, तो T बनेगा 2u/g। ऊपर जाने के लिए u/g, नीचे आने के लिए u/g, यानी कि टोटल टाइम बनेगा 2u/g। तो नीचे आने के लिए जो टाइम लगता है वो बनेगा टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट जो है TD वो कितना होगा एज पर अबाउट डिस्कशन, अगेन u/g रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बॉडी will strike ground with same velocity। जितने वेलोसिटी से हमने बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से बॉडी क्या करने वाली है, ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी ग्राउंड के ऊपर फॉल होने की वो बनेगी √2gh, एंड h को हमने u स्क्वायर बाय 2g लिखा था, मतलब वही एक्सप्रेशन हमें वेलोसिटी को मिलने वाला है, वेलोसिटी के केस में मिलने वाला है। ठीक है, अगर हमें टाइम ऑफ एसेंट गिवन है, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उस केस में अगर हमें h कैलकुलेट करना है तो हाफ ऑफ GT स्क्वायर करेंगे, तो हम टाइम ऑफ एसेंट से मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो उसके बाद में अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया जाता है तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए सिंप्लीफाई करके 1/8 GT का स्क्वायर, ये भी रिलेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस वहां पे चेंजेस क्या होते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, अगर बॉडी अपवर्ड हम थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में जो है एक्सेलरेशन निगेटिव लेना है, अगर हम बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। एंड जब बॉडी अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, वहां पे जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो बनती है, एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो बनने के बाद अगेन बॉडी को रिटर्न वापस आना पड़ता है ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, ये कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इन मेनी केसेस। उसके बाद में और एक पॉइंट, a body thrown upwards such that it passes through same point at T1 and T2 second, then height of body is, यानी कि हमने बॉडी को ऊपर फेंका तो एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है T1 पे, अगेन जब बॉडी नीचे आ रही है तो वहां पे क्या हो रहा है, बॉडी सेम पॉइंट को क्रॉस कर रही है T2 पे। तो उस केस में अगर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो हम डायरेक्ट रिलेशन अप्लाई करेंगे हाफ ऑफ G इंटू T1 T2, ये दो टाइम इंटरवल एंड G इसको साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो वो कौन सी हाइट थी उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो है
क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो लिटिल बिट थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्टली जो कंडीशंस गिवन है उनको अप्लाई करना है काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, एंड यू विल गेट द आंसर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको एक केस गिवन होती है जिसमें बोला जाता है कि सपोज बॉडी is thrown upward from top of tower। मतलब अभी ग्राउंड से थ्रो नहीं करेंगे, एक टावर होगा उसके ऊपर से हम बॉडी को और ऊपर थ्रो करेंगे, एंड उस केस में आपको बोला है कि इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। if same body thrown upward from tower and reach the ground in time t2। मतलब टावर से फेंक रहे, एक बार डायरेक्ट नीचे फेंक दिया तब टाइम t1 लगा, बाद में ऊपर फेंका टावर से तो टाइम t2 लगा। तो उस केस में अगर हम बॉडी को if body allowed to fall freely, अगर बॉडी को हम फ्रीली फॉल होने के लिए अलाउ करेंगे तो उसको जो टाइम लगेगा वो बनेगा t1 t2, t इक्वल्स टू रूट ऑफ t1 इंटू t2। ठीक है, एक बार बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, दूसरी बार बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, एंड थर्ड केस जो है उसमें बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल हो रही है। तो तीनों के टाइम का रिलेशन होता है t इक्वल्स टू रूट ऑफ t1 इंटू t2। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हमें बोला गया है कि वहां पे आपको एयर का रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, और एयर का रेजिस्टेंस कंसिडर करके फिर हमें अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि जो टाइम ऑफ एसेंट होगा, ऊपर जाने के लिए लगने वाला टाइम, वो u अपॉन जी की जगह पे रिप्लेस होगा u अपॉन जी प्लस ए से। उसके बाद में जो मैक्सिमम हाइट अटेन होती है ये बनेगी यू स्क्वेयर अपॉन 2 इन ब्रैकेट जी प्लस ए, यानी कि g रिप्लेस्ड बाय g प्लस ए हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो एयर का रेजिस्टेंस होगा उसका काम होता है मोशन को अपोज करना, मोशन को अपोज करना एक ही काम है। ठीक है, फिर अपवर्ड मोशन है तो उसको अपोज करने के लिए डाउनवर्ड एक्ट होगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में एक्ट होगा जब बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। उल्टी केस होगी जब बॉडी को हम डाउनवर्ड थ्रो करेंगे या फिर फ्री फॉल होगा बॉडी का, तो वो नीचे आने वाली मोशन को अपोज करेगी, इसलिए जो भी नेट एक्सेलरेशन रहेगा उसके लिए हमें g माइनस ए करना पड़ेगा। एंड इस केस में जो टाइम ऑफ डिसेंट होता है फिर उसके लिए इक्वेशन मिलेंगे 2h अपॉन जी माइनस ए, एंड इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें u अपॉन रूट ऑफ जी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इस फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट है बाय कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में क्लियरली एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो ऐसे बोला है, एंड कितना एयर रेजिस्टेंस है ये दिया है, तो ये इक्वेशंस हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस के साथ जो वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक करेगी, ये वेलोसिटी जिससे बॉडी को थ्रो किया था उसके सिमिलर नहीं होगी, डिफरेंट होगी, एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज v डैश इक्वल्स टू u इन ब्रैकेट g माइनस ए अपॉन g प्लस ए, एंड ये वेलोसिटी ऑलवेज लेस रहेगी, कम रहेगी उस वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से हमने बॉडी को क्या किया था, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था। मतलब एयर रेजिस्टेंस से बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी जिससे बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जितने
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे विथ IMP स्टार मार्क करके लिख के दिए है। एंड उसके बाद में आपको रेगुलर का वर्क मालूम है, सबसे पहले इसको प्रिपेयर करेंगे, रिटर्न या फिर ओरल दोनों भी, या फिर वॉइस नोट्स दोनों में से एक, या फिर दोनों पॉसिबल तो दोनों नोट्स आप सेंड करेंगे। उसके बाद कल जो है 100 तक के सॉल्व एग्जाम्पल आपने कंप्लीट किए थे, आज जो है आप 101 से लेके 200 तक सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज टाइम निकाल के इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट मतलब इसके बाद में इतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट मैंने बोला है कि दिए 100 क्वेश्चन है, बट हम इसमें से ओनली 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद में जो एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देख लेना है। अगर कुछ अलग से टाइप हमें मिलती है, न्यू टाइप का क्वेश्चन अगर हमें लगता है तो उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। एंड कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन में और कुछ थ्योरेटिकल कंडीशन आपको मिलती है जो अभी यहाँ पे शायद से स्किप हो गई या फिर नहीं दिख रही है, तो उसको भी आप नोट डाउन करो। ठीक है, एंड फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को फिर से इतना टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए प्रिपेयर करते टाइम ऐसी मेंटेलिटी बनाओ कि हम इसको लास्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मोशन अराउंड स्ट्रेट लाइन का बेसिक पार्ट तो हो गया, अभी लास्ट पार्ट आता है टॉपिक में जिसमें हमें रिलेटिव मोशन डिस्कस करनी पड़ती है। ठीक है, रिलेटिव मोशन 1D एंड 2D, ये दोनों की रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन के टाइम ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है 1D 2D दोनों मिला के। ठीक है, इसलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनको थोड़ा ध्यान से करेंगे। सिलेबस कम है लेकिन क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पड़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करना पड़ता है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता क्या है, सिंपल कंडीशन है कि सराउंडिंग with respect to which an observer makes measurement, मतलब रेफर करना पड़ेगा ना। मोशन को हमने पहले देखा था, हम क्लास में भी एग्जांपल डिस्कस करते थे, उसमें बोलते थे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है, ये हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कब तक, जब तक हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मालूम नहीं है तब तक। यानी किसके साथ हम कंपेयर करके बॉडी की पोजीशन है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी की वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मोशन के किसी भी इंफॉर्मेशन को मतलब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है वो इलॉजिकल होता है, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। इसलिए हमें सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंफर्म करना पड़ता है। अब तक जो बातें हमने डिस्कस की उसके लिए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ थी, ग्राउंड था, मतलब हर बार हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बातें करते थे। लेकिन रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो हमें चेंज करना पड़ता है, एंड उसके एस्पेक्ट में जब वो मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो उसको कैसे दिखाई देगा, ये बातें हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि अगर हमें बोला गया है कि P, Q एंड R, ये 3 पॉइंट है, इसका डिस्टेंस स्मॉल a है, ये डिस्टेंस स्मॉल b है, एंड इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है आपको बोला है कि जैसे कि C है। तो कंडीशन है, अगर हमें बोला जाएगा कि यहाँ पे एक्स ए गिवन है या फिर एक्स पी गिवन है, एक्स पी का मतलब होता है, सिर्फ अगर पी देंगे तो इसका मतलब होगा पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे लेते ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से लेके ए बी सी ये डिस्टेंस है सपोज डी। तो इस केस में अगर एक्स पी बोलेंगे तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पोजीशन हो गई। अगर वहां पे एक्स क्यू बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगेन पोजीशन ऑफ क्यू। ये किसकी थी, पोजीशन पी की, पोजीशन ऑफ क्यू किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद में अगर हमें बोला जा रहा है कि सपोज हमें एक्स पी क्यू फाइंड करना है, तो एक एक्स पी क्यू का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखो इसका सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला भी होता है x फॉर p माइनस x फॉर q।
एक्स पी क्यू, इसमें से जो पहला वर्ड आ रहा है पी, उसकी पोजीशन हमें लेनी है। जो दूसरा होता है वो कौन है यहाँ पे, ऑब्जर्वर है। एंड हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और क्लियरेंस आ जाएगा। जैसे ओरिजिन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है सपोज ए, ये बी, ओरिजिन के ऊपर हमने ए को रखा है, एंड यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट है सपोज सी। इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन आपको बोला है 4 मीटर है, इन दोनों के बिटवीन का 6 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया 10 मीटर। ये कंडीशंस गिवन है हमें। तो अगर हमें बोला जाता है कि हमें चाहिए पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बी जो है ए के रिस्पेक्ट में हमें दिख रहा है राइट में 4 मीटर में, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा एक्स ऑफ बी ए। एक्स ऑफ बी ए का मतलब होगा एक्स बी माइनस एक्स ए। देखो ध्यान से कि जिसकी पोजीशन निकालनी है माइनस किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, तो एक्स बी यहाँ पे कितना मिल रहा है 4, एक्स से कितना है 0, मतलब ये पॉजिटिव 4 मीटर आ रहा है, मतलब ये प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया। इसका मतलब हमने जो रेफरेंस सिस्टम चुनी थी उसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम ए के ऊपर खड़ा रहेंगे और बी को देखेंगे तो बी हमें राइट में 4 मीटर पे दिखेगा। लेकिन अब कंडीशन को अगर हम उल्टा कर देंगे और उसमें हमें बोला जाएगा पोजीशन ऑफ ए है एंड वो हमें फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ बी। ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी एक्स ए बी लेना पड़ेगा। देखो फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी पोजीशन लेनी है उसको पहले लेना है, जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसको बाद में लेना है। तो ये बनेगा एक्स ऑफ ए माइनस एक्स बी। अगर सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो ए का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 है, बी का कितना है 4 है, यानी हमें यहाँ पे 0 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4 मीटर मिलता है। यानी कि अगर हम बी के ऊपर खड़े होके ए को देखेंगे तो वो 4 मीटर तो दिखेगा, लेकिन कहाँ पे दिखेगा 4 मीटर, लेफ्ट में, यानी कि ये निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जर्वर बदल गया, तो बॉडी की जो पोजीशन हम डिफाइन कर रहे थे वो यहाँ पे चेंज होने वाली है। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोजीशन आ गई तो पोजीशन के ऊपर से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट पोजीशन तो जो थी वो रिलेटिव पोजीशन थी, इसलिए वेलोसिटी भी क्या बनेगी, रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे ऊपर की जैसी सिमिलर कंडीशंस हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। कि सपोज दो बॉडी है एंड इनकी वेलोसिटीज हमें गिवन है, एंड उसमें अगर हमें बोला जाता है कि बी की वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या बनेगा वी बी माइनस वी ए। या फिर हमें बोला जाएगा कि ए की वेलोसिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा वी ए माइनस वी बी। यानी जिसके जिसकी वेलोसिटी निकाल रही है उसको पहले लिखेंगे, बाद में कौन आएगा, ऑब्जर्वर। वेलोसिटी के लिए भी पोजीशन के लिए भी, एंड फर्स्ट माइनस सेकंड ये रूल अप्लाई करके वहां पे हम फाइनल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आएगा। अब ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है उसमें भी सेम कंडीशन होगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। या फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी ए इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। मतलब ऑब्जर्वर कौन है एंड किसको देख रहा है, ये दो चीजें बस आपको समझनी पड़ेगी। एक बार ये समझ में आ गई, क्लियर हो गई, आगे का पार्ट एकदम सिंपल हो जाता है। अगर हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा एस ऑफ ए बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए बी इंटू टी। मतलब कि हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को टाइम से ड्रॉ कर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा बॉडी का वो मिल जाएगा। एंड सिमिलर काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल फॉर रिलेटिव मोशन आल्सो। जैसे कि काइनेमेटिकल इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसके बाद में v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर।
तो ये सारे इक्वेशन में अगर यहाँ पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन के फॉर्म में डेटा दिया है, तो हम उसको ए बी कंसिडर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो भी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी, यहाँ पे ए बी जो आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि सपोज मैंने वी ए बी लिखा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैंने एक्सेलरेशन का ए बी लिखा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इस तरह से ये इक्वेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ आईएमपी पॉइंट्स। इफ two bodies are moving in same direction, अगर दो बॉडीज एक डायरेक्शन में मूव करती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v रिलेटिव इज गिवन बाय v1 माइनस v2। मतलब हमें उनके वेलोसिटी की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है अगर सेम डायरेक्शन है तो। लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी v1 प्लस v2। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो ऐड करना पड़ेगा। देन टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, t is equals to train time required to cross the bridge by train, ऐसे bridge by train is length of train plus length of bridge upon v। ठीक है, इस तरह के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों की लेंथ ऐड करके उसको वेलोसिटी से ट्रेवल करना है। ठीक है, अगर सेम कंडीशन है, ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं एंड उसमें L1 फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है, L2 सेकंड ट्रेन लेंथ, ये फर्स्ट ट्रेन लेंथ मतलब लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन से। तो उस केस में जो टाइम इंटरवल लगेगा इनको क्रॉस करने के लिए, तो ये बनेगा L1 प्लस L2 अपॉन V1 माइनस V2 अगर वो ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन में। एंड ये टाइम इंटरवल बनेगा L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2 इफ इट ट्रैवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है, सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो बस, बाकी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसको ही हमने अप्लाई किया। ठीक है, बस यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट रिवर एंड बोट में होता है तो आपको उसके लिए याद रखना है कि इफ v इज द स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हर बार वाटर के रिस्पेक्ट में दी जाएगी, एंड u अगर आपको बोला है स्पीड ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बोला नहीं बोला तो भी ये इनके रिस्पेक्ट में होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हमें। तो इसमें कंडीशन क्या होती कि बोट अलोंग द रिवर फ्लो अगर जा रही है तो उस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए हमें v प्लस यू करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बोट अपोजिट टू रिवर फ्लो मतलब अपस्ट्रीम, इसको डाउनस्ट्रीम भी बोला जाता है, अगर आ रही है तो उस केस में हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए जो v प्लस यू था उसको बस v माइनस यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की ये बेसिक कंडीशन से रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद आपकी कंसेप्ट जो है एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। बस अभी आपको कल जैसे मैंने बोला था लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे उनको कंपलसरी सॉल्व करने का, तो वही केस होगी, रिलेटिव मोशन के जितने क्वेश्चंस हमें दिए वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ईच वन। ठीक है, आगे लिफ्ट या फिर एलिवेटर रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये लिफ्ट है या फिर एलिवेटर है,
तो इसमें कंडीशन मालूम है कि अगर लिफ्ट या फिर एलिवेटर अपवर्ड जाता है तो हमें एक्सेलरेशन लेना पड़ता है G+A। अगर एलिवेटर या फिर लिफ्ट डाउनवर्ड आती है तो उस केस में नेट एक्सेलरेशन हमें मिलता है, दैट इज G-A। एंड इसके अकॉर्डिंग फिर जो टाइम लगेगा वो बनेगा √2h/g की जगह पे G+A। ठीक है, ये कब अगर अपवर्ड जा रहा है तो, एंड t इज इक्वल्स टू लगेगा √2h/g-A कब अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो। ठीक है, अब ये केसेस कब है कि सपोज कॉइन है फॉल्स इनसाइड लिफ्ट। अगर एक कॉइन लिफ्ट में फॉल हो गया तो उस केस में उसको अपवर्ड जाने के लिए एंड डाउनवर्ड जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, एंड इस केस में जो ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर जो ये टाइम इंटरवल ऑब्जर्व कर रहा है वो लिफ्ट में ही है, इन लिफ्ट। ठीक है, ग्राउंड वाले के तो कोई चेंज ऑकर नहीं होगा, उसको जो है वो नॉर्मल केस होती है वही ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की चेंजेस होंगे बस। इसके बाद में अगर आपको बोला है कि सपोज नेक्स्ट IMP पॉइंट और एक कि जो लिफ्ट है इज असेंडिंग, मतलब ऊपर जा रही है विथ ए, एंड वहां पे हमने क्या किया, एक बॉल है उसको प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम फ्लोर ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के फ्लोर से उस बॉल को हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी u। तो उसके बाद में जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो हिट करने के लिए उसको टाइम लगेगा 2u/g+A। एंड जब वो ग्राउंड को हिट करने आएगा तो उस केस में अगर लिफ्ट अपवर्ड जाती है तो ये टाइम है, एंड अगर डाउनवर्ड आएगी तो 2u/g-A इतने टाइम इंटरवल में वो लिफ्ट लिफ्ट के फ्लोर को हिट करेगा। ये कब, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है तो। बस इतनी सी एडिशनल केस है लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में। बाकी G+A एंड G-A कब करना है, क्या करना है, ये तो आगे के टॉपिक में भी हमें समझ में आएगा। अगर हमें बोला है कि सपोज a ball projected upwards with speed u1 and simultaneously another ball projected downward with speed u2 from a building of height h, then time of crossing, कितने टाइम इंटरवल के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इट इज गिवन बाय h इक्वल्स टू u1 प्लस u2। मतलब सिर्फ क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी थी इसलिए ऐड किया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये तो हमारा रेगुलर वाला जो फॉर्मूला है उसी को हमने एज इट इज अप्लाई करके यहाँ पे कंडीशंस देखी। ठीक है, अब इसमें जो है और एक एलिवेटर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है जिसमें कि अगर हमें बोला गया है कि अ पर्सन walks up stationary escalator, elevator नहीं है, escalator है, in time t1, when at rest and escalator is in motion,
तो उसको ऊपर जाने के लिए टाइम लग रहा है t2. देन इफ he walks on escalator in motion, तो उस केस में उसको ऊपर जाने के लिए लगने वाला जो भी टाइम रहेगा वो बनेगा t इज इक्वल्स टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2. देखो क्या लिख के दिया है, पॉइंट को समझो कि एक पर्सन है जो एस्केलेटर स्टेशनरी है, चल के जा रहा है तो टाइम t1 लग रहा है. बाद में एस्केलेटर चालू हो गया, वो अगर चल नहीं रहा है, स्टैंडिंग है, तो एस्केलेटर उसको लेके जा रहा है t2 टाइम इंटरवल. तो थर्ड केस में अगर एस्केलेटर चालू हो गया एंड एस्केलेटर के ऊपर ये स्टैंडिंग नहीं है, अब धीरे धीरे चलने लगेगा, तो उस केस में जो है इसको ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा, दैट विल बी t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2. ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी इन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. एंड इसी तरह से यहाँ पे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या फिर 1D का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है उसको आप ईच एंड एवरी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता ही है रिलेटिव मोशन के ऊपर, तो 1D पे आएगा नहीं तो 2D पे आएगा. दोनों में से किसी भी पार्ट के ऊपर आ रहा है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. और इसके बाद में जो रिवीजन होगी उस रिवीजन में आपको इतना टाइम जो अब मिलने वाला है इसके बाद नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई अभी थोड़ा सा टाइम देके एक बार इसको फाइनली खत्म करो, बाद में बस जो पॉइंट लिख के दिए उसको रीड करके हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. तो कल जो है हम मोशन इन ए प्लेन जिसमें वेक्टर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर एंड रिलेटिव, इसकी बातें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है. हैव अ नाइस डे.